हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि बजट सेशन जब शुरू होता है प्रत्येक वर्ष बिहार विधानसभा का तो प्रथम दिन बिहार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें हम देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा इकोनॉमी की राज्य की इकोनॉमी के विभिन्न हिस्से को सुधारने को लेके जो प्रयास किए गए हैं विगत वर्षों में, उसका क्या आउटकम्स रहा है, उसके सफलताओं और असफलताओं के बारे में हम देखते हैं। अर्थात यूं कहे इन शॉर्ट कि बिहार की इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का इसमें हम अध्ययन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जाम और बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि प्री की बात करें तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे एनालिटिकल और फैक्चुअल बेस्ड। वहीं मेंस में इसका एक एक बिंदु जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक सर्वे। यदि आपने आंसर राइटिंग में रिलेवेंसी के अनुसार आपने इसके फैक्ट्स एंड फिगर को डाला तो आपके आंसर राइटिंग का अप्रोच डायनेमिज्म होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। और हाँ, जो डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टर्म होंगे थ्रू आउट वीडियो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है यदि आप नए हो तो। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना माय डियर फ्रेंड। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार की अर्थव्यवस्था का पहले एक ओवरऑल अवलोकन कर लेते हैं। राज्य की जीएसडीपी की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है स्थिर मूल्य पर। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूं कि ये होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, जीएसडीपी होता क्या है? जीडीपी पहले समझिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब यदि पार्टिकुलर किसी राज्य की बात करते हैं या देश की बात करते हैं तो उसके जोग्राफिकल एरिया अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत पूरे साल में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के अनंतिम मूल्य का योग जो है उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन सर्विस दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरा जो भी अर्निंग है वो साल भर में जो मैं कमाता हूँ, या कोई बिजनेसमैन है वो थ्रू आउट ईयर जो है जो भी बिजनेस करता है, टोटल का आउटकम, टोटल का इनकम जब ऐड होगा पूरे सेक्टर का मिला के तो उसको बोलते हैं उस राज्य का या देश का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और जब राज्य की बात करते हैं तो उस जीडीपी में स्टेट जोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात वो पार्टिकुलर राज्य का हो जाता है। और यहाँ पे एक बात, एक और यहाँ पे एक टर्म है जो आपको परेशान कर रहा होगा, स्थिर मूल्य और घरेलू मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्थिर मूल्य ये होता है, वर्तमान मूल्य समझिए क्या होता है। मान लीजिए इस पेन का वर्तमान मूल्य जो है 500 रुपये का ये पेन है, तो इसका ये वर्तमान मूल्य है, अभी में जो इसका सेलिंग प्राइस है 500 रुपया है। तो इसमें यह है कि कुछ वर्ष पहले जो इस पेन का प्राइस था इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो कुछ वर्ष पहले, मान लीजिए कि आज से 4-5 साल पहले 2011-12 में इसका मूल्य जो है मान लीजिए 400 रुपये है। ठीक है, और अभी वर्तमान में 2023 में ये 500 रुपये का हो गया। अर्थात जो 11-12 का मूल्य था यदि उसको स्थिर मान लिया जाए तो उस स्थिर मूल्य पे इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो 11-12 में एक स्थिर मूल्य मान लिया गया कि इसका 400 रुपया स्थिर मूल्य है और इसमें 100 रुपया का वैल्यू मतलब एडिशन हो गया, बढ़ोतरी हो गई और ये वर्तमान में 500 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इकोनॉमी में मेजरमेंट करने के लिए किसी भी सेवा और वस्तु का एक आधार वर्ष मान लिया जाता है, जो कि अभी हमारे यहाँ पूरे देश में 2011-12 है। ठीक है, और उसमें जब इसमें इन्फ्लेशन होते जाता है, मतलब मूल्य में वृद्धि को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन होते जाता है तो इसमें बढ़ोतरी, इसके मूल्य में बढ़ोतरी होती जाती है। अर्थात वर्तमान मूल्य में इन्फ्लेशन इंक्लूड है और जो आधार मूल्य होता है, इन शॉर्ट समझा दे रहा हूं, उसमें इन्फ्लेशन जो है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो स्थिर मूल्यों की बात करें तो 2020-21 में जो बढ़ोतरी थी जीएसडीपी में वो निगेटिव ग्रोथ हुआ था, -3.2% की वृद्धि हुई थी। लेकिन 2021-22 में बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2023 के द्वारा कि इसमें 10.98% की वृद्धि हुई। ठीक है, वहीं जबकि नेशनल ग्रोथ रेट अर्थात राष्ट्रीय लेवल पे जो ग्रोथ रेट रहा वो 8.68% ही रहा। देखिए मैंने अपने हाथों से इसका नोट्स इसीलिए तैयार कराया क्योंकि जो फिगर दिया होता है ना इकोनॉमिक सर्वे में वो राउंड फिगर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे जैसे देखिए ये इंडिया का है, इंडिया का 8.7% दिया हुआ है 2021-22 में। वहीं बिहार का 11% के बराबर दिया हुआ है जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दरें। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है वो 10.98% है। तो राउंड फिगर दिया जाता है ग्राफ में, तो ग्राफ मैंने इस बार ज़्यादा यूज नहीं किया है, ठीक है। मैंने इसको जो रॉ मटेरियल है उसी को सजा के और प्रोडक्टिव वे में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। यदि राज्य की जीएसडीपी देखें आंकड़ों में तो 2021-22 में जीएसडीपी जो थी वर्तमान मूल्य की बात करें, मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, मतलब सेवाओं और वस्तुओं में जो वृद्धि हुई है आधार वर्ष में वो चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो 6,75,448 करोड़ रुपये। वहीं स्थिर मूल्य पर 2000 जो कि 2011-12 हमारा बेस प्राइस है, अर्थात इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है, अर्थात मुद्रास्फीति इंक्लूड नहीं है, ये है 4,28,065 करोड़ रुपये। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे मेरे से बढ़िया कोई पढ़ाता होगा पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ लोग हूबहू चीज़ों को, आंकड़ों को उठा के और पढ़ के बता देते हैं, कुछ नहीं समझाते, मुझे पता है इस बात का। राज्य की प्रति व्यक्ति यदि जीएसडीपी की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर यह 54,383 रुपये है, ठीक है। राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात कर, मतलब प्रति व्यक्ति जो है कितना जीएसडीपी है, तो वर्तमान मूल्य पर 54,383 रुपये। वहीं स्थिर मूल्य पर यह 34,465 रुपये के बराबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो एनालिसिस के साथ, जिस एनालिटिकल अप्रोच के साथ मैं प्रीवियसली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते आया हूँ, उसी अप्रोच के साथ बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते आया है। और जो जानकार बच्चे हैं जो हमेशा पास आउट करते रहते हैं, उनका थैंक्स नोट मुझे मिलते रहता है कि सर आपने जैसे पढ़ाया था वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित जो है बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, मतलब समझिए जीवन श्वास है बीपीएससी का। यदि आप प्रिपरेशन करते हो अच्छा अंक पाने के लिए, अच्छा रैंक पाने के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या उप क्षेत्रों की बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था में पता है कि जो एग्रीकल्चर, खनन वगैरह होता है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आता है उद्योग, द्वितीय क्षेत्र में सर्विसेज वगैरह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाले दो उप क्षेत्र में जो 2017-18 और 2021-20 के बीच जो वृद्धि हुई है वह पशुधन में 9.7% और मत्स्य में, मत्स्य खेत मतलब मत्स्य पालन और जल कृषि में 6.7% की वृद्धि दर्ज करी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा फोटो जो है स्नैप में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। इसका नोट्स बना लेना पॉज करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के जीएसडीपी में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की हिस्सेदारी की बात करें, अर्थात जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है और तृतीयक सेक्टर है, इसके राज्य के ओवरऑल जीडीपी में ये अलग अलग सेक्टरों का कितना योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये 2021-22 में या 21.2% के बराबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि 2020-21 की बात करें तो ये 21.4% के बराबर था, तो 0.2% की इसमें गिरावट दर्ज करी गई है। तो क्वेश्चन जैसे बीपीएससी अब घुमा के पूछ रहा है ना, तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या सही है। तो इसमें पूछ सकता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है राज्य के जीएसडीपी में 2020-21 के बनिस्पत 2021-22 में 0.2% गिरा है। तो ये जब एनालिसिस करके ये आंकड़ों को आप पढ़ोगे ना माय डियर फ्रेंड, तब चीज़ें आपकी समझदारी विकसित होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी विकसित होगी और आप चीज़ों को बढ़िया से गहनता से समझ पाओगे। यदि सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, दैट मीन्स द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार इसका योगदान राज्य की जीएसडीपी में 18.1% है, ठीक है। और यदि 20-21 की बात करें तो ये 19.3% था। तो इसमें भी गिरावट दर्ज करी गई है। अब गिरावट कितना दर्ज करी गई है आप अनुमान लगाओ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें तो अभी वर्तमान में 2021-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इसका योगदान जो है 60.7% के बराबर है। और देखिए जब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये 61
कहाँ गया, नीचे होगा, मैंने समाहित किया है। तो ये यहाँ पे फिगर में देखोगे तो इसको 61% बता दिया गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, फिगर से ज़्यादा आपको आंकड़ों को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, तब उसका जो है उसको याद कीजिए। क्योंकि प्री में एग्जैक्ट डाटा पूछता है, जब ओवरऑल पूछे कि लगभग, उसके सामने लगभग लगा के तब आप ये समझना कि हाँ ये सही है। तो तृतीय क्षेत्र में योगदान 2021-22 में 60.7% के बराबर है। वहीं 2020-21 में ये 59.3% के बराबर था। अर्थात तृतीय क्षेत्र का योगदान 2020-21 के बनिस्पत 2021-22 में बढ़ा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। अब देखिए ये सकल राज्य मूल्यवर्धन का प्रतिशत के रूप में क्षेत्रगत मतलब वितरण दिया हुआ है 2017-18 2021-22 का आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तो इसी को ये जैसे जो मैंने यहाँ बताया इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे धनी और सबसे गरीब मतलब व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की वाले जिले की बात करें, यहाँ पे जिला होना चाहिए, यहाँ पे गरीब जिले की बात करें, यहाँ पे जिला लिख देता हूँ। जिले की बात करें वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। देखिए जब ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो आधार वर्ष किस वर्ष के बनिस्पत पूछ रहा है, स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है या वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे समृद्ध जिला माना गया है पटना को, जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,15,239 रुपये है। उसके बाद सेकंड स्थान पर बेगूसराय और तृतीय स्थान पर मुंगेर है। सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट में शिवर अभी भी है, मतलब शिवर सबसे गरीब है 18,692 रुपये, अररिया उसके ऊपर है, और ये नीचे के 3 अपर मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे गरीब हैं, और सीतामढ़ी 20,631 रुपये इसका जो है प्रति व्यक्ति आय है। तो ये आपने समझ लिया सबसे समृद्ध जिले और सबसे गरीब जिले। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बात करें माय डियर फ्रेंड, दिस पोर्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि यदि पिछले साल 67 बीपीएससी मेंस की बात करें तो यहाँ से टोटल जो बिहार इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे आंकड़ों को आप डाल सकते थे। तो इस साल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि 68 मेंस आप दे रहे हो तो ध्यान में रखना। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो इसमें एक टाइम स्पैम में इसके आंकड़ों को देखो तो 2017-18 और 2020-21 के तुलना में बताया गया है कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% जो है दर्ज करी गई है 2017-18 से 2021-20 के बीच में। ठीक है, 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा जो है 20% के बराबर है। अर्थात जो एग्रीकल्चर और एफिलिएटेड सेक्टर है ना, उसमें सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जीएसडीपी में या जीबीए में जो एडिशन है इस क्षेत्र का योगदान है वो 20% के बराबर है, ध्यान में रखना। वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो नेट शोन एरिया है, मतलब टोटल एरिया राज्य के क्षेत्रफल का जहाँ पे बुआई होती है वो 50.5% है और फसल सघनता 1.44 के बराबर है। ठीक है, 2021-22 में राज्य में कुल अनाज उत्पादन जो है 181.0 लाख टन है। तो ये बात ध्यान में रखना जब फसल प्रोडक्शन की बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हरित क्रांति वाला यदि हम कोई पोर्शन या वो लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें ये सारे आउटपुट हम डाल सकते हैं। तो 2021-22 में राज्य में कुल अनाज उत्पादन जो है 181 लाख टन के बराबर था। अब जैविक कॉरिडोर योजना एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सबको पता है 2022-25 इसका टारगेट है, टाइम स्पैम। इसमें टारगेटेड एरिया है कि 20,000 एकड़ जमीन जो है जैविक खेती के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा लानी है। तो जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने मेंस एग्जामिनेशन का आपने क्लास मेरे से लिया होगा और बिहार में हरित क्रांति क्यों असफल रहा, तो उसमें हरित क्रांति का एक आउटकम जो ड्रॉबैक था उसमें मैंने बताया था कि अधिक फर्टिलाइजर के उपयोग से जो है या अधिक भूमि दोहन से भूमि की उर्वरक क्षमता काफ़ी कम हो गई है। तो जैविक
कृषि और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चूंकि हरित क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई है स्टेट में, तो क्यों ना हम ये जो ड्रॉबैक है उसको कम कर सकें, इसीलिए जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैविक खेती में जैविक खाद वगैरह यूज होता है तो मिट्टी के उर्वरता पे ज़्यादा कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इसी चीज़ को टारगेट करके गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया है कि 2022 से 2025 तक 20,000 एकड़ ज़मीन को जो है वो जैविक खेती के अंतर्गत लाना है। कमला नदी बराज योजना चल रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कमला नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ मिलती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैथन से निकलती है, मैथन पहाड़ से चौरिया रेंज में है यह, यहाँ से निकलती है कमला रिवर नेपाल में बहती हुई, और ये आगे बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में बागमती रिवर से मिल जाती है। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये मैथन हिल है, चौरिया रेंज, और कहाँ पे मिलती है, खगड़िया में बागमती नदी में मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। अब यहीं अब बात करें उद्यम क्षेत्र की, इंडस्ट्री वगैरह की बात करें तो राज्य में कारखानों की संख्या 2018-19 से 2019-20 में मात्र 0.3% बढ़ी है। मैंने बताया जो कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ इन बिहार, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करी। तो आप देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में अभी भी कितना लैकनेस है, जहाँ पे अन्य मतलब अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर में घनघोर वृद्धि हो रही है, वहीं इंडस्ट्री सेक्टर में मात्र 2018-19 से 2019-20 में 0.3% का ही ग्रोथ देखा गया है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2021-22 में यह 470,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। लेकिन 2020-21 में ये मात्र 370,000 लीटर प्रतिदिन था, तो इसमें भी ग्रोथ दर्ज करा गया है। तो ग्रोथ दर्ज करा गया है, ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2020-21 के बनिस्पत 2021-22 में बढ़ी है, और ये आंकड़ा दे सकता है इतना 100,000 लीटर इसमें इंक्रीमेंट हो गया है। 370,000 लीटर 2020-21 में था और 470,000 लीटर 2021-22 में हो गया है। श्रम रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात रूरल यदि ग्रामीण इलाकों में देखें तो ये 68.8% के बराबर है, लगभग 69%। वहीं अर्बन सेक्टर में देखें तो 64.6% के बराबर है, ठीक है। लेकिन इंडिया लेवल पे यदि रूरल की बात करें तो 77.9%, वहीं अर्बन की बात करें तो 75.6% है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड, तो ध्यान से याद रखना। और हाँ, अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मुझे पता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बने हुए वीडियो को लाइक नहीं, मतलब अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करना। औसत दैनिक कमाई की बात करें तो पुरुषों में यह आंकड़ा जो है, पुरुषों में यह 338 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं, वहीं महिला 224 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाती है। तो ये इसमें लैंगिक अंतराल देखें, अर्थात एक दिन में जो पुरुष कमाता है और एक दिन में जो महिला कमाती है, तो दोनों का अलग अलग सेक्स है, तो इन दोनों का जो लैंगिक अंतराल है वो जो है 28% के बराबर है, जबकि संपूर्ण भारत में यह 36% है। तो संपूर्ण भारत से बिहार में यह लैंगिक अंतराल कम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीविका आप सबको पता होगा, 67 बीपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया था। ग्रामीण युवाओं को जो है 61 स्वीकृत कार्यों के लिए इसमें जो है स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। मतलब इसके द्वारा जो है 61 स्वीकृत कार्यों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवा लोग जो हैं, यूथ जो हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, उद्यम शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए ऋण की भी व्यवस्था की गई है। अभी तक 2.54 लाख, यहाँ पे लाख होगा, लाख प्रत्याशी जो है प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिनमें से 1.82 लाख का नियोजन भी हो चुका है, अर्थात वो अपना उद्यम शुरू कर चुके हैं या कहीं ना कहीं कार्य में रत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य की, उसकी बात करें तो बिहार में कुल पथ घनत्व, ये पुराना आंकड़ा ही है, 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक है। मतलब बिहार जो है ये सड़क घनत्व के मामले में भारत में तीसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे केरल, द्वितीय स्थान पे पश्चिम बंगाल और तृतीय स्थान पे अपना स्टेट बिहार है। वर्ष
2020-21 में वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है तीसरे स्थान पे था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट्स को याद रखना। ई गवर्नेंस की बात करें, ई गवर्नेंस का मतलब जो शासन प्रशासन चलाया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग या इंटरनेट का उपयोग, ये सारी चीज़ें एकुमुलेटिव रूप से जानी जाती हैं ई गवर्नेंस के रूप में। तो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को कई अवार्ड मिल चुके हैं। बिहार को CSI नीलैंड अवार्ड मिला है, इसके साथ साथ CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। तो ये पूछ सकता है कि बिहार में ई शासन को, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो CSI नीलैंड अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड। वहीं यदि बात करें प्रत्यक्ष लाभांतरण के हस्तांतरण को लेके, इसमें सर्वाधिक लेन देन किया गया है, इसके लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों अवार्ड जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। साथ में यदि ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ रहा है मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, तो आप इसका वहाँ पे फीडबैक मतलब फीड कर सकते हो इसको। राज्य में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित हो गए हैं। ठीक है, अर्थात भारत नेट जो योजना चलती है जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है, तो 98.7% ग्राम पंचायतों को इसके अंतर्गत लाया जा चुका है। वहीं एनर्जी सेक्टर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है 329 किलोवाट प्रति आवर हो गई है 2021-22 में। वहीं ये जो थी 2017-18 में 280 किलोवाट के बराबर थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें 2017-18 के बनिस्बत 2021-22 में 17.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं राज्य में उपलब्ध बिजली क्षमता 1785 मेगावाट है 2021-22 के अनुसार, जबकि 2020-21 में यह 7785 मेगावाट है और 2020-21 में यह 6422 मेगावाट था। इसमें भी 21.2% की बढ़ोतरी देखी गई है, दर्ज करी गई है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। वहीं रूरल डेवलपमेंट डैट मीन्स ग्रामीण विकास की बात करें तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जो कि जीविका के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है, के तहत दिसंबर 2022 तक 10.35 स्वयं सहायता समूह 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये लाख है या हज़ार है, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसको आपको कंफर्म कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ इस समय कि ये छूट गया है, 10.35 लाख है या हज़ार है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वहीं अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 2022 में बिहार में अनुमानित शहरी जनसंख्या 2.02 करोड़ हो गई है। शहरीकरण का जो रेट है अभी बिहार में 16.2% के बराबर है, 16.2% के बराबर है, जबकि 2011 के सेंसस के अनुसार यह मात्र 11.3% के बराबर था। ठीक है, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना, आपको पता है कि जहाँ पे नदर्न बिहार जो है बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है, वहीं सदर्न बिहार हमेशा सूखा का शिकार हो जाता है। यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना चलाई जा रही है, स्पेशली टारगेट करके राजगीर, नवादा, गया, बोध गया को, इन सारे शहरों को जो है इसका लाभ मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें अर्थात राज्य में मानव विकास की बात करें तो बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता अर्थात जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जन्म के समय 2016 से 2020 में ये मात्र 69.5 ईयर ही थी, 5 वर्ष थी, लेकिन हाँ 5 वर्ष हो गई है, 69.5 वर्ष हो गई है, जबकि 2006-10 में यह 65.8 वर्ष थी। तो ये जो टाइम स्पैम है 2006-10 से लेकर 2016-20 में यह 3.7 वर्षों की वृद्धि हो चुकी है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को यदि हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो राज्य में संस्थागत प्रसव जो है अभी 76.2% हो गया है 2019-21 में। वहीं 2005-06 में यह मात्र 22% था। यदि इस टाइम स्पैन में इसमें ग्रोथ रेट देखा जाए अर्थात इसमें वृद्धि देखा जाए तो ये 54.2% के बराबर हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जब आप मेंस में आंसर राइटिंग में ये विद द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जब ये आप फैक्ट्स लिखोगे ना तो सामने वाला एग्जामिनर बहुत हैप्पी हो जाएगा।
तो चीज़ों को समझो, डेटा एनालिसिस करो और उसका मैक्सिमम जो है आउटपुट लो, उसका मैक्सिमम लाभ उठाओ, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, सब में जो है इसका लाभ मिलेगा आपको। वहीं मातृ मृत्यु दर की बात करें 2018-20 में यह 118 प्रति लाख जीवित प्रसव हो चुका है। मतलब 1 लाख जीवित प्रसव पे 118 महिलाएं ऐसी हैं जो काल कलवित हो जाती हैं, दुर्भाग्यवश अभी भी बिहार में। वहीं 2015-17 की बात करें तो ये 165 था, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 27 अंकों की कमी दर्ज करी गई है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें राज्य में तो ये 0 से 18 वर्ष में बिहार की आबादी जो है 48 वर्ष है। इसका कंपोजिशन देखो कि जो यूथ हैं वो सबसे अधिक हैं, लगभग 50% यूथ हैं बिहार के। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को देखो तो बिहार सरकार को इंडस्ट्रियलाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनको यदि बिहार सरकार इस यूथ एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहे तो बिहार का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से संभव है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया। ये प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब अंत में इसमें कुछ आंकड़े मैं प्रदर्शित कर दिया हूँ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसको मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म दैट कि राज्य सरकार का जो टोटल इनकम है उसमें से यदि राज्य सरकार का व्यय घटा दिया जाए तो यदि माइनस में जाता है अर्थात तो घाटा होता है, और व्यय करने के बाद भी कुछ बच जाता है तो लाभ होता है। तो राजकोषीय घाटा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है, बिहार जो है दूसरे स्थान पे आता है 0। यदि बात करा जाए बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार तो ये बिहार सरकार को जो राजकोषीय घाटा था इसके मतलब जीएसडीपी का 3.5% के बराबर था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो सबसे समृद्ध जिला है वो पटना है, उसके बाद बेगूसराय, और गरीबी में सबसे अधिक शिवहर है। पेट्रोल खपत प्रति 1000 व्यक्ति की बात करें तो पटना में सबसे अधिक होता है, बांका में सबसे कम होता है, ध्यान में रखना। डीजल प्रति 1000 व्यक्ति खपत सबसे अधिक पटना में होता है, सबसे कम शिवहर में होता है। रसोई गैस सबसे अधिक पटना में खपत होता है, सबसे कम अररिया में होता है। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति लघु बजट की बात करें तो पटना प्रथम स्थान पे है, वहीं अररिया जो है सबसे कम होता है यहाँ पे। ठीक है, अब सरकारी व्यय की बात करें, विभिन्न शीर्षों का प्रतिशत हिस्सा जो है सरकारी व्यय का कितना होता है, तो ये 2017-18 का आंकड़ा दिया हुआ है, इसे आप देख लेना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है 2021-22 का है। तो सामाजिक सेवाओं पे सरकार जो है सबसे अधिक खर्च करती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किन सेवाओं पे गवर्नमेंट जो है सबसे अधिक खर्च करती है, तो सामाजिक सेवाओं पे, उसके बाद सामान्य सेवाओं पे, और उसके बाद आर्थिक सेवाओं पे खर्चा करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न की बात करें 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार तो शुद्ध बुआई क्षेत्र नेट सोन एरिया जो है 53.9% के बराबर है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि 23.3% के बराबर है। मतलब इसमें बंजर भी है, इस पे ऐसा है कि घर बन गया है या इंडस्ट्री सेटअप हो गई है जो कृषि में यूज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा 23.3% की भूमि के बराबर है, मतलब भूमि है। अकृष्ट भूमि वर्तमान में प्रति को छोड़ के 2.8%, वन जो है 6.6% के बराबर है। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया और यहाँ पे बंजर भूमि जो है ये 0.5% के बराबर है, ये देख लेना। ये आंकड़े कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेट सोन एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार जो है प्रश्न से पूछा जाता है। ये राजस्व लेखा ये हटा दो, सामाजिक सेवाएं यही जो मैंने ऊपर बताया था। बिहार सरकार के जो राजस्व लेखा में प्राप्ति की संरचना की बात करें तो 2021-22 की यदि देखें तो सबसे अधिक जो प्राप्त होता है वो कर राजस्व होता है, जैसे जीएसटी वगैरह ये सारी चीज़ें कर राजस्व से सबसे अधिक, या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, किसी भी प्रकार से जो कर राजस्व आता है सरकार को सबसे अधिक है। ये आंकड़ा यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये शायद 79.5% के बराबर है। ठीक है, 79.5% के बराबर है। वहीं यदि सहायता अनुदान और अंशदान की बात करें तो ये 18% के बराबर है। ठीक है, करेतर राजस्व जो है 2.5% के बराबर है। तो ये था ओवरऑल आपका इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारी क्लासेज, बहुत सारे रेफरेंस के साथ
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जब हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे बिहार की इकोनॉमी, या मेंस एग्जामिनेशन में हम बिहार का इकोनॉमी तो पूरा पढ़ चुके हैं लगभग, और कुछ चीज़ें जब एनालिटिकल अप्रोच के साथ इसको लाऊंगा तो वो 68 मेंस में भी और ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो ओवरऑल ये था बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2023, जिसमें हमने 2021-22 के आंकड़ों को देखा। ऐसे ही मतलब जो वर्ष चल रहा होता है उससे एक साल पीछे का टाइम स्पैम लिया जाता है। तो जैसे 2023 चल रहा है तो इसमें 2021-22 का ये इकोनॉमिक सर्वे इसको कहते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत मतलब आसानी से और इजी वे में समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, हमारा संधान बैच शुरू होने वाला है परसों से। आज तो है, मैं इसमें संधान बैच, खैर क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं, आज से ही। तो आज बिहार इकोनॉमिक सर्वे मैं अपलोड कर दूंगा और कल जो है बिहार बजट पे कक्षाएं आएंगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 98 10 63 88 05। ये टारगेटेड है 69 बीपीएससी को। प्री कम मेंस बेसिक 551 रुपये में मात्र आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये कक्षा। होली तक जो है इसमें ऑफर है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन अगेन 98 10 63 88 05। ठीक है, और हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में बजट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।